नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से बच्चों मैं अली सर आपके बीच में एक और वन शॉट लेकर आया हूं इतिहास का। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और इस वन शॉट में इस चैप्टर को मैं आप लोगों को आसानी से क्या कर दूंगा बच्चे, कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ आप लोगों का काम यह है कि इस वन शॉट को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पूरा देखना है। चलिए बच्चे काम करते हैं, देर ना करते हुए बच्चे हम लोगों को इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चे, ठीक है, इस वन शॉट के अंदर। चलिए बच्चे, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, यही हम लोगों का आज क्या होने वाला है बच्चे, तो हम लोगों का वन शॉट होने वाला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के एग्जाम में CUT के अंदर यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों की चीज बता दूं बच्चे, वन शॉट पूरे देखना है आप लोगों को, और उसके साथ मेरे साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा मैं आप लोग साथ में MCQ लेकर आऊंगा बच्चे। तो पहले वन शॉट देख लो आप लोग, उसके बाद मेरे साथ ही आप लोग क्या लगाएंगे, लाइव सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, MCQ लगाने वाले हैं ढेर सारे। ठीक है, तो आप लोगों का एक कॉम्बो बन जाएगा, और जो हिस्ट्री डोमेन है आप लोगों का वो आसानी से क्या हो जाएगा बच्चे, आसान हो जाएगा। चले बच्चे, तो इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए बात करें विजयनगर की, या एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य बच्चे, विजयनगर जो साम्राज्य था दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित साम्राज्य हम लोगों को ये देखने को मिलता है। इसकी राजधानी क्या थी बच्चे, तो हम्पी थी। बात करें ये विजयनगर पड़ता कहाँ है बच्चे, ठीक है बच्चे, विजयनगर की बात करें तो जो दक्षिण भारत है ना बच्चे, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक में ही हम लोगों को हम्पी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे, और हम्पी मतलब विजयनगर। ठीक समझ रहे हैं ना, विजयनगर की कैपिटल कौन थी, तो हम्पी हम लोगों को देखने को मिलती है। कौन देखने को मिलती है, ये हम्पी। और हम्पी कहां था बच्चे, तो साउथ में हम लोगों को ये यहां पर देखने को मिलता है। तो इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम लोगों को देखने को मिलती है। आगे बात करें बच्चे, इस साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बच्चे 1336 में दो भाई थे। कौन थे बच्चे, दो भाई थे। एक का नाम था हरिहर, और एक का नाम हम लोगों को देखने को मिलता है बुक्का। हरिहर और बुक्का को आप लोग यहां पर देख भी सकते हो बच्चे, ये आप लोगों को हरिहर देखने को मिलेंगे, और ये आप लोगों को बुक्का देखने को मिलेंगे। ये कौन देखने को मिलेंगे बच्चे, आप लोगों को एक हरिहर देखने को मिलेंगे और बुक्का। इन दोनों भाइयों के द्वारा ही बच्चे 1336 में, ठीक है, 1336 में जब उत्तर भारत में, कहां बच्चे हम लोग बात करें उत्तर भारत में, यहां जब दिल्ली सल्तनत की चल रही है, दिल्ली सल्तनत में यहां शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही यहां पर हरिहर और बुक्का हम लोगों को 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। अभी सिर्फ ओरली आप लोगों को नॉर्मल से बता रहा हूं, आगे चल के विजयनगर साम्राज्य की डायनेस्टी भी पढ़ने वाले। सिर्फ सबर रखते चलो, आप क्या रखना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ सबर बनाए रखो। समझ में आ रहा है बच्चे, और इस सबर का फल थोड़ा सा मीठा होने वाला है। समझ रहे, पूरा विजयनगर आज कंप्लीट कर जाएंगे हम लोग, सब बताऊंगा, कला वला अर्थव्यवस्था प्रशासन सब होने वाला है आज। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े ना बच्चे इसमें, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो बुक्का और हरिहर ने 1336 में इस साम्राज्य की क्या की बच्चे, तो हम लोगों को स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे बात करें कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था बच्चे, राय कहा जाता था। जितने भी विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे बच्चे, ठीक है, अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, वो राय लगाते थे। जैसे कृष्णदेव राय, ठीक है, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, राम राय, सदाशिव राय, ठीक है, अच्युत देव राय। तो ऐसे कई सारे शासक हुए जो क्या लगाते थे। तो एक एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डायनेस्टी के शासक, ठीक है, अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, राय शब्द का प्रयोग करते थे। तो कौन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक बच्चे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चे, चलिए आगे बढ़े बच्चे। चलो अब आगे देखें ना हम लोग, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। कौन थे सबसे शक्तिशाली शासक, वैसे शासक कई सारे हुए बच्चे, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली शासक कोई था, तो वो कृष्णदेव राय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब आगे उनके कार्यकाल के दौरान साम्राज्य ने अपनी महिमा को क्या किया था बच्चे, ठीक है, अपनी महिमा को क्या किया था, तो छुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चल के बात करें बच्चे, हम लोग इसमें आगे चल के चर्चा करें। अब लगभग 225 वर्ष के उत्कर्ष के बाद 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई, ठीक है, और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया।
किसको जला दिया गया? विजयनगर को जला दिया गया। 1565 में लगभग इस साम्राज्य का हम लोगों को क्या होता हुआ दिखाई देगा? अंत होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज फिर से सुन लें, अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, पूरी पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर है। क्या है बच्चे? ये सिर्फ ट्रेलर है। कैसे अंत हो गया, क्या हुआ, सब हम लोग कहानी देखने वाले हैं। तो 1500 आप लोग देखो 1336 में इस डायनेस्टी की स्थापना हुई बच्चे, ठीक है, और 1565 में जाकर ये पतनशील अवस्था में पहुंच गई। लगभग 225 वर्षों के उत्कर्ष के बाद इस डायनेस्टी का पतन हुआ। और पतन कैसे हुआ, इसको आप लोगों को सब्र थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत अच्छा था, इसके लोग बहुत खुश थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी तक घटने लगा और 17वीं शताब्दी में यह साम्राज्य हम लोगों को समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। 16वीं शताब्दी तक ये घटने लगा, ठीक है, और 17वीं शताब्दी तक इसका क्या हो गया? अंत। वैसे 14वीं सदी में इसका उत्कर्ष हुआ था, ठीक है। 17वीं सदी तक ये हम लोगों को चलता हुआ दिखाई देता है। चले आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहां जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, तो वहीं समकालीन लोगों ने, ठीक है, इससे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा भी दी है। क्या कहा बच्चे? ठीक है, इतिहासकार जितने भी है ना बच्चे, इस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। तो वहीं उस काल के जो समकालीन उस समय जो लोग रहते थे, वो इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य कहकर पुकारते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हम्पी का इतिहास देख लें। किसका इतिहास देख लें बच्चे? अब हम्पी का इतिहास देखेंगे। हम्पी कौन थी? तो विजयनगर ही हम्पी है, ठीक है। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम्पी का थोड़ा सा इतिहास, हम्पी की खोज किसने की, सारी चीज यहां पर बताने वाला हूं, फिर आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करें हम्पी की खोज, ठीक है, या हम्पी का इतिहास। हम्पी खोज का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ था, ठीक है बच्चे। क्या हुआ था? ठीक है, हम्पी खोज का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हम लोगों को देखने को मिलता है। किसके नाम पे देखने को मिलता है? पंपा देवी। फिर बात करें हम्पी की खोज 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। किसने की थी बच्चे? ये आप लोगों की एग्जाम का क्वेश्चन है कि हम्पी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो 1815 में बच्चे, ठीक है, जनरल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों को अच्छे से नोट करके रखना है। ये क्या करना है बच्चे? आप लोगों को अच्छे से नोट करके रखना है कि कॉलिन मैकेंजी ने ही हम्पी की खोज की थी। आगे चलकर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉव ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की, जो विद्वानों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई। जो विद्वान स्टडी करते थे हम्पी को, उनके लिए वो फोटोग्राफी काफी हम लोगों को साबित होती हुई दिखाई दी। तो फोटोग्राफी किसने की? तो ये हम लोगों को अलेक्जेंडर ग्रीनलॉव देखने को मिलते हैं। और खोजा किसने था? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी को खोजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब 1876 में 1876 में JF फ्लीट हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेख का संकलन और प्रलेखन इनके द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। जो हम्पी के मंदिरों की दीवारों पर जो शिलालेख थे, उनका संकलन, उनको लिखना, ठीक है, उसका प्रलेखन शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो JF फ्लीट के द्वारा किया गया था 1876 में। आगे चल के बात करें, जॉन मार्शल ने 1902 में हम्पी के संरक्षण की क्या की थी? शुरुआत की थी। वैसे 1902 में ही जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने थे? अध्यक्ष भी हम लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं। 1902 से लेकर वो 1922 तक जॉन मार्शल हम लोगों को भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षक देखने को मिलते हैं। और जब वो रहे ना, तो 1902 में ही उन्होंने हम्पी के संरक्षण की क्या की थी बच्चे? शुरुआत की थी, ठीक है। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया और 1986 में इसे विश्व धरोहर केंद्र घोषित किया गया था, ठीक है। विश्व विरासत सूची में इसे 1986 में क्या किया गया था बच्चे? शामिल किया गया था। यह आप लोगों की एग्जाम का क्वेश्चन है कि हम्पी को, ठीक है, विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? तो 1986 में। किसने शामिल किया था? एक संस्था होती बच्चे, यूनेस्को। यह वैश्विक स्तर पर क्या करती है? स्थलों को संरक्षित रखने का प्रयास करती है। तो हम्पी को कब संरक्षित किया गया था वैश्विक स्तर पर? तो 1986 में यूनेस्को के द्वारा इसको संरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम्पी की खोज में और आगे बढ़े बच्चे हम लोग, ठीक है। हम्पी के खंडरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 1800 में। शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए विरूपक्ष मंदिर के पुजारी की यादों और पंपा देवी के मंदिर, कई शिलालेखों और मंदिरों, विदेशी यात्रियों के खातों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और
और संस्कृत में लिखे गए अन्य साहित्य जैसे स्रोतों ने हम्पी की खोज में बहुत महत्वपूर्ण क्या निभाई थी बच्चे, भूमिका निभाई थी। ठीक है, शहर के इतिहास में, जैसे हम्पी के इतिहास की हम लोग बात करें, इसकी खोज में किन किन चीज़ों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बच्चे, तो यहाँ विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी की यादें, पंपा देवी के मंदिर, कई शिलालेख, मंदिर, विदेशी यात्री कौन देखने को मिलेंगे विजयनगर में, अब्दुल रज्जाक देखने को मिलेंगे, निकोलो कोंटी, बारबोसा, डोमिगो पायस जैसे लोग हम लोगों को विजयनगर की यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। और उन्होंने जो किताबें लिखी, जो खाते लिखे, ठीक है, उनसे तेलुगु भाषा ने भी हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य के जो हम्पी था इसको जानने में भूमिका निभाई। कन्नड़ ने, तमिल ने, ठीक है, संस्कृत में लिखे गए लेखों ने, साहित्य जैसे स्रोतों ने भी इसकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चे। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े बच्चे, हम लोग आगे देखते हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी। थोड़ा सा इन पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एक पैरा इन्हीं पे लिख दिया है कि कौन थे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार CUET के अंदर कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा हम्पी की खोज की गई थी, तो थोड़ा सा हम लोग उन्हीं को जान लें। ठीक है, देखो जन्म कब हुआ बच्चे इनका, तो जन्म हुआ 1754 में। कब जन्म हुआ बच्चे इनका, तो 1754 में हम लोगों को इनका क्या देखने को मिलेगा बच्चे, तो हम लोगों को इनका जन्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, हम लोगों को इनका जन्म देखने को मिलेगा। ठीक है, जन्म हुआ कर्नल कॉलिन मैकेंजी का। ठीक है, यह एक इतिहासकार, सर्वेक्षक, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। क्या क्या थे बच्चे, ये इतिहासकार थे, सर्वेक्षक थे, मानचित्रकार थे। मानचित्र मतलब मैप बनाने वाले। ठीक है, 1815 में उन्हें कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। 1821 में इनके द्वारा 1821 तक अपनी मृत्यु तक के समय तक ये इस पद पर बने रहे थे। ठीक है बच्चे, 1815 से 1821 तक जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक वो इस पद पर सर्वेयर जनरल के पद पे वो बने रहे थे। आगे बात करें बच्चे, हम्पी का शाही केंद्र। ठीक है, हम्पी का किस पे बात करने वाले हैं हम लोग, शाही केंद्र, राजशाही केंद्र पर हम लोग बात करते हैं, जहां राजा हम लोगों को देखने को मिलता है, उसके आसपास की जो गतिविधियां थी उस पे। देखो हम्पी का शाही केंद्र हम्पी की बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। ठीक है, हम्पी का शाही केंद्र कहां था बच्चे, हम्पी की जो बस्ती थी उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में हम लोगों को ये देखने को मिलता है, जिसमें 60 से अधिक मंदिर थे। जिसमें क्या थे बच्चे, 60 से अधिक हम लोगों को मंदिर देखने को मिलते हैं। 30 भवन परिसरों की पहचान महलों के रूप में यहां पर की गई थी। राजा का महल बाड़ों में सबसे बड़ा था और इसके 2 मंच थे, दर्शक हाल और महानवमी डिब्बा। ठीक है, क्या थे बच्चे इसमें, राजा के महल जो हम लोगों को देखने को मिलता है इसमें बाड़ों में सबसे बड़ा था। ठीक है, और इसके 2 मंच थे। इसके कितने मंच थे, 2, एक दर्शक महल और एक महानवमी डिब्बा हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी इन दोनों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर से सुनना, बात क्या हो रही बच्चे हम लोगों की, हम्पी का शाही केंद्र पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो इनकी राजधानी थी, वहां की स्थापत्य कला है ये थोड़ी सी। ठीक है, हम्पी का शाही केंद्र जो हम लोगों को देखने को मिलता है, हम्पी की बस्ती दक्षिण पश्चिमी भाग में हम लोगों को देखने को मिलती है। इसमें 60 से अधिक क्या थे बच्चे, तो मंदिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, 30 भवन परिसरों की पहचान महलों के रूप में की गई है। ठीक है, राजा का महल बाड़ों में सबसे बड़ा था और इसके 2 मंच थे। जो राजा का महल था ना बच्चे, ठीक है, इसके हम लोगों को 2 मंच देखने को मिलते हैं। कितने मंच, 2, एक दर्शक मंच और एक हम लोगों को महानवमी डिब्बा देखने को मिलता है। ठीक है, शाही केंद्र में कुछ खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे कमल का महल। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, जैसे हम लोगों को कमल का महल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, तो जैसे हम लोगों को कमल का महल देखने को मिलेगा, हजारा राम मंदिर देखने को मिलेगा और आदि हम लोगों को यहाँ खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़े बच्चे। आगे अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है महानवमी डिब्बा। क्या लिखा है बच्चे यहाँ पर, महानवमी डिब्बा। क्या लिखा है, तो महानवमी डिब्बा क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये एक आप लोगों को इस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है और इसमें क्या भरा है, यहाँ पर पानी या जल हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को महानवमी डिब्बा कहा जाता है। तो देखते हैं बच्चे क्या है, तो शहर में उच्चतम बिंदुओं में से एक पर स्थित था। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जो लगभग 1100 वर्ग फुट से 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। विभिन्न समारोह यहीं पर किए जाते थे। ठीक है, कहाँ किए जाते थे बच्चे, यहीं पर किए जाते थे विभिन्न समारोह। ठीक है, महानवमी का शाब्दिक अर्थ होता है 9 दिन तक चलने वाला पर्व, अर्थात महानवा दिवस। ठीक है बच्चे, इस महानवमी डिब्बे में महानवमी का अर्थ क्या है बच्चे, तो महानवमी का अर्थ है कि 9 दिनों तक चलने वाला दिवस या पर्व, अर्थात हम लोगों को महानवा दिवस देखने को मिलता है।
नोट लिखा है बच्चे आप लोगों के लिए। एक नोट में क्या लिखा है, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाते थे। कौन से मास में मनाए जाते थे बच्चे, तो शरद मास में मनाए जाते थे। वर्तमान में इसे 10 दिन के हिंदू त्योहारों जिसे दशहरा और उत्तर भारत में दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि या महानवमी नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है इसे, तो उत्तर भारत में इसे महानवमी नवरात्रि के नाम से या दुर्गा पूजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये बात हुई हम लोगों की महानवमी डिब्बे की। आप लोगों को महानवमी यहाँ पर डिब्बा देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, इस अवसर पर अनेक राजकीय कर्मकांड निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत, प्रदर्शन आदि राज्यों का प्रदर्शन करते थे। इसी अवसर पर धर्मानुष्ठानिक में होने वाली मूर्ति की पूजा की जाती थी। राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसे तथा अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। कब की बात है बच्चे, जब महानवमी डिब्बा मनाया जाता था। ठीक है, महानवमी का पर्व मनाया जाता है तो जो 9 दिनों तक चलता था, उसी के दौरान की बातें हैं कि इस अवसर पर अनेक राजकीय कर्मकांड निष्पादित किए जाते थे। इसी अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत का भी क्या करते थे बच्चे, तो प्रदर्शन करते थे। ठीक है, इन्हीं आदि राज्यों का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर धर्मानुष्ठानिक में होने वाली जैसे मूर्ति पूजा, राज्यों के अश्व की पूजा, जैसे अन्य जानवरों, भैंसों आदि की ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। और क्या होता था महानवमी में, तो नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हथियारों, अधीनस्थ राजाओं द्वारा उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंटें इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। ठीक है बच्चे, इसके बाद बात करें, इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना को खुले मैदान में नियोजित समारोह में निरीक्षण कराता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कार्य भी लाते थे। ये सब महानवमी जो डिब्बा पर्व मनाया जाता था उस समय की सारी गतिविधियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब हम्पी के मंदिर, किस पे चर्चा करने वाले हैं बच्चे हम लोग, हम्पी के मंदिरों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम्पी के मंदिर बच्चे, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास था। ठीक है, पल्लव, चालुक्य, होयसल और चोल सभी शासकों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया था। ठीक है बच्चे, बात क्या हो रही है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मतलब कहाँ बच्चे, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक वाला जो क्षेत्र, और क्षेत्र कौन सा बच्चे, हम्पी। ठीक है, तो ये जो विजयनगर शासक है ना, सिर्फ यही नहीं, इनसे पहले यहाँ पर जो पल्लव, चालुक्य, होयसल और चोल जो शासक रहे, इनके द्वारा भी मंदिर निर्माण को यहाँ पर क्या किया गया था बच्चे, तो प्रोत्साहित किया गया था। मंदिर को धार्मिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा के केंद्रों के रूप में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ठीक है, विरूपाक्ष और पंपा देवी की श्राइन बहुत महत्वपूर्ण पवित्र केंद्र है। विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्षी की ओर से शासन करने का दावा किया। उन्होंने हिंदू सुरताना, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिंदू सुरताना, ये हिंदू सुरताना क्या बच्चे, तो ये अरबी शब्द सुल्तान का सांस्कृतिकरण रूप है। मतलब सीधी बात है, जो अरबी में सुल्तान कहा जाता था, ऐसे ही संस्कृत में, ठीक है, सुरताना कहा जाता था, मतलब हिंदू सुल्तान। ठीक है, शीर्षक का उपयोग करके अपने करीबी संबंधों का क्या करते थे, ये संकेत इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी में देखें हम लोग मंदिरों में ही, हम्पी के मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में विजयनगर के शासकों द्वारा रायस, गोपुरम और मंडप विकसित किए गए थे। क्या विकसित किए गए थे बच्चे, गोपुरम और मंडप इनके द्वारा विकसित किए गए थे। और गोपुरम और मंडप क्या है बच्चे, गोपुरम किसको कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है मंदिर के प्रवेश द्वार को। ठीक है, और मंडप किसको कहा जाता है, मंडप कहा जाता है जहां पर जो भी देवी देवताओं का जो स्थान होता है, जहां पे उनको स्थापित किया जाता है, उसे ही दक्षिण में मंडप कहा जाता है और गोपुरम प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो गोपुरम और मंडप विकसित किए गए थे। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने एक हाल बनवाया और उन्होंने पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चलो मंदिर में हाल का उपयोग संगीत, नृत्य, नाटक और देवताओं के विवाह के विशेष कार्यक्रमों के लिए किया जाता था।
किसके लिए किया जाता था बच्चे? तो विशेष कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। विजयनगर के शासकों ने विट्ठला मंदिर की स्थापना की। विष्णु का एक रूप विट्ठल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता है विट्ठल को। कुछ सबसे शानदार गोपुरम स्थानीय नायक द्वारा भी बनाए गए थे। ठीक है, गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाए गए थे स्थानीय, ठीक है, शासकों के द्वारा भी या स्थानीय नायकों के द्वारा भी यहाँ पर बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़े। अब हम्पी राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में, किसके महत्व के रूप में बच्चे? राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में। तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में क्या दी गई थी बच्चे? मान्यता दी गई थी। पीछे भी दिखाया आप लोगों को मैंने। लगभग 20 वर्षों में दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण का क्या किया था बच्चे? काम किया। ठीक है, 1980 के दशक की शुरुआती सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार का रिकॉर्डिंग तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के निशान यहाँ पर क्या हो गए बच्चे? ठीक हो गए। जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज निकेल, MS नागाराजा राव ने वर्षों तक काम यहाँ पर किया और साइट का महत्वपूर्ण अवलोकन किया। यात्रियों के द्वारा छोड़े गए विवरण हमें उस समय के जीवंत जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटने की अनुमति भी देते हैं। ठीक है, कई यात्री आए बच्चों, जिनके द्वारा यहाँ के बारे में अपनी किताबों में लिखा गया, जो कि हम लोगों को यहाँ की जो पहलू हैं जीवन के, उनको समेटने की क्या देते हैं बच्चे? हम लोगों को अनुमति देते हैं या वहाँ से संबंधित हम लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों का ये तो बच्चे कहानी थी अब तक की हम लोगों की। क्या कहानी थी? कि जो हम्पी था, हम्पी को कब किस प्रकार से धरोहर स्थल घोषित किया गया, वहाँ का शाही केंद्र कैसा था, ठीक है, क्या महानवमी डिब्बा क्या होता था, ठीक है, महानवमी डिब्बा किस प्रकार से मनाया जाता था, ये सारी हम लोगों ने कहानी देखी। अब विजयनगर के राजवंश और शासक आ रहे हैं। अब क्या आ रहे हैं बच्चे? विजयनगर के राजवंश और शासक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं? अब चर्चा करने वाले हैं। अब देखो विजयनगर साम्राज्य के शासक। ठीक है, तो सुनना, बात चल रही थी हम लोगों की विजयनगर साम्राज्य की। आप इसमें देखोगे ना, विजयनगर साम्राज्य में बच्चे तो 4 डायनेस्टी थी। कितनी डायनेस्टी थी बच्चे? 4। संगम, सुलुह, तुलुह और एक अरविडु हम लोगों को देखने को मिलती है। ये 4 डायनेस्टी थी विजयनगर साम्राज्य में। वैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें कब हुई थी बच्चे? पीछे बताया था आप लोगों को मैंने, 1336 में हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य की क्या होती हुई दिखाई देती है बच्चे? स्थापना होती हुई दिखाई देती है। क्या होती हुई दिखाई देती है बच्चे हम लोगों को? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की हम लोगों को स्थापना होती हुई दिखाई देती है। किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अब इस विजयनगर साम्राज्य को देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूं बच्चे, यहाँ दिल्ली के अंदर, कहाँ बच्चे? यहाँ दिल्ली के अंदर हम लोगों को यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का समय देखने को मिलता है। और ये पूरा ही उत्तर भारत आप लोग देखोगे ना, ये पूरा उत्तर भारत, कौन सा भारत बच्चे? उत्तर भारत। आप यहाँ दिल्ली सल्तनत चल रही है। यहाँ क्या चल रही बच्चे? दिल्ली सल्तनत चल रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोगों को चलती हुई दिखाई देती है। और उसी के शासक कौन है यहाँ पर? तो मोहम्मद बिन तुगलक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं बच्चे? तो हम लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के शासक देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े बच्चे हम लोग इसमें। अब इसी दौर में जब मोहम्मद बिन तुगलक और यहाँ कर्नाटक में, कहाँ बच्चे? यहाँ कर्नाटक में हरिहर और बुक्का ने 1336 में, कब बच्चे? 1336 में किसकी स्थापना की बच्चे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की ना, तो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश कौन सा था बच्चे? तो संगम वंश उनके द्वारा स्थापित किया गया। संगम नाम क्यों रखा हरिहर और बुक्का ने? ठीक है, हरिहर व बुक्का ने बच्चे, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने इसका नाम संगम क्यों रखा बच्चे? तो इन दोनों भाइयों के पिता का नाम क्या था बच्चे? संगम था। ठीक है, संगम पिता की, ठीक है, पुत्र होने के कारण ही हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश इस डायनेस्टी का नाम रखा था। संगम के बाद सालू डायनेस्टी आएगी, सालू के बाद तुलु आएगी, तुलु के बाद हम लोगों को अरविडु। यहाँ तक आते आते डायनेस्टी क्या हो जाएगी बच्चे? बिल्कुल हम लोगों को पतनशील अवस्था में जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये 4 डायनेस्टी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एक डायनेस्टी आएंगी। अब सबसे पहले संगम वंश। सबसे पहले कौन आएगा बच्चे? संगम वंश हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले संगम वंश। संगम वंश में कौन कौन? पहला शासक हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर सेकंड बच्चे। ठीक है, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय सेकंड और प्रौढ़
देवराय। ठीक है बच्चे, और भी शासक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट शासक हैं। अब हम लोग परिचय देखेंगे और डायरेक्ट में वन लाइन में आप लोगों को सीधे सीधे जो आप लोगों की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे फैक्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ठीक है बच्चे, जो विद्यारण्य इनके एक संत थे हरिहर और बुक्का के, उन्हीं की प्रेरणा से क्या की थी बच्चे, तो इस साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया भी बच्चे कि ठीक है, अपने पिता के नाम पर ही हरिहर और बुक्का ने संगम डायनेस्टी की क्या की थी, स्थापना यहां पर की थी। चलिए आगे बढ़े बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखोगे आप लोग, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं बच्चे, जो विजयनगर साम्राज्य था ये किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम लोगों को देखने को मिलेगा। और तुंगभद्रा नदी कहां देखने को मिलती है हम लोगों को, तो ये देखने को मिलती है कर्नाटक में। ठीक है, दो अलग अलग नदियां हैं, छोटी छोटी तुंग और भद्रा, जब ये दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं तो फिर ये क्या कहलाती है, तुंगभद्रा, और उसी के किनारे हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलता है। इनकी राजभाषा क्या थी बच्चे, तेलुगु भाषा थी। ठीक है, हम लोगों को जो साम्राज्य देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य बच्चे, इसकी राजकीय भाषा क्या देखने को मिलेगी हम लोगों को, तो तेलुगु देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चे, तेलुगु देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ प्रमुख तथ्य देखें हम लोग, क्या देखें बच्चे, कुछ इसके प्रमुख तथ्य देखें इस संगम डायनेस्टी की। तो देखो, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की क्या धारण की थी बच्चे, तो वेदमार्ग ठीक है, प्रतिष्ठापक की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। यह आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि किस शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, तो कौन देखने को मिलते हैं हम लोगों को, तो बुक्का प्रथम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करें, हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि संगम वंश के किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन थे, हरिहर सेकंड थे। फिर देखो, इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के समय आया था। किसके समय देखने को मिलता है, देवराय प्रथम के शासनकाल में। यह भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकोलो कोंटी जो कि इटली का यात्री था, ठीक है, कहाँ का, इतालवी यात्री या इटली यात्री निकोलो कोंटी किसके समय में विजयनगर की यात्रा करते हैं, तो हरिहर बुक्का के बाद जो देवराय प्रथम शासक बनते हैं उनके समय में इस निकोलो कोंटी ने क्या की थी, कि जो विजयनगर डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी बच्चे, इस विजयनगर की क्या की थी, निकोलो कोंटी ने यात्रा हम लोगों को करते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ की यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, तो निकोलो कोंटी हम लोगों को विजयनगर की यात्रा, ये आप लोगों से ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी ही कौन था, तो निकोलो कोंटी थे। ठीक है, कौन थे, तो निकोलो कोंटी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे चर्चा करें बच्चे, आगे, ठीक है, अब आगे और भी कुछ प्रमुख तथ्य हैं इसमें। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, नगर में नहरें ला सकें। क्या किया था बच्चे, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के बांध पर एक क्या बनवाया बच्चे, बांध बनवाया जो जल की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, इससे हुआ क्या बच्चे, नगर में नहरों को क्या किया जा सका, लाया जा सका। ठीक है, पानी की बड़ी समस्या थी, शुष्क क्षेत्र था पूरा बच्चे विजयनगर। बस विजयनगर को वरदान जो साबित हुआ ना, वो साबित हुई नदियां। ऊपर की तरफ बहती थी कृष्णा नदी और नीचे की तरफ से तुंगभद्रा नदी। ठीक है, इन नदियों के बीच में होने के कारण ही हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि हम लोगों को देखने को मिलती है। बाकी जलवायु पूरी शुष्क हम लोगों को देखने को मिलती है कहाँ की, विजयनगर साम्राज्य की। आगे बात करें, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय सेकंड था। ठीक है, कौन था बच्चे, देवराय सेकंड हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, इमाडी देवराय। ये भी आप लोगों के एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमाडी देवराय के नाम से किसे जाना जाता था, तो किसे जाना जाता था बच्चे, तो देवराय सेकंड को यहां पर जाना जाता था। आगे चल के बात करें, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासन काल में ही वो विजयनगर आए थे।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब्दुल रज्जाक जो कि फारस के यात्री थे, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के समय उन्होंने यात्रा की थी? तो देवराय सेकंड। देखो देवराय प्रथम में कौन आया? निकोलो कोंटी। और देवराय सेकंड में कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे? तो ये हम लोगों को अब्दुल रज्जाक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, एक अभिलेख में देवराय सेकंड को गज बेटकर, ठीक है बच्चे, गज, ये गज लिखा है बच्चे, गज बेटकर, गज किसका पर्याय बच्ची होता है? हाथी का। ठीक है, गज बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया। क्या कहकर पुकारा गया है? एक अभिलेख में गज बेटकर इनको कहा गया है। ठीक है बच्चे, चलिए, देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानायक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा था बच्चे? भाष्य लिखा था। तो ये विद्वान भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन? देवराय सेकंड। इनके द्वारा संस्कृत ग्रंथ महानायक, सुधानिधि और ब्रह्म सूत्र पर क्या लिखा गया था? इनके द्वारा भाष्य या टीका लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सुलू वंश आएगा बच्चे। सुलू वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें एक ही शासक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नरसिंह सुलू। ठीक है, हम लोगों को उसमें शासक देखने को मिलते हैं बच्चे। ठीक है, एक ही शासक है और नाम मात्र के शासक रहे। ठीक है, लेकिन नरसिंह सुलू की हत्या वीर नरसिंह तुलु के द्वारा की गई। और वीर नरसिंह तुलु ने, ठीक है, वीर नरसिंह, ठीक है बच्चे, वीर नरसिंह तुलु ने तुलु वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करके? तो नरसिंह सुलु की हत्या करके। सुलु वंश के शासक थे, उनकी हत्या करके वीर नरसिंह तुलु ने तुलु डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो मैंने आप लोगों को संगम बताई, संगम के बाद नरसिंह जो सुलु थे, ठीक है, सुलु डायनेस्टी को हम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो नाम मात्र की डायनेस्टी थी। आप लोगों को या भरोसा रखो, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्वेश्चन अब बनेगा यहां से। तो इतना लिंग रखना दिमाग में कि संगम वंश के अंतिम शासक को नरसिंह सुलु ने मारा और नरसिंह सुलु की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? तो वीर नरसिंह तुलु के द्वारा यहां पर हत्या कर दी गई। और वो कौन सी डायनेस्टी की स्थापना कर रहे हैं बच्चे? तो तुलु वंश की वो स्थापना कर रहे हैं। तो संस्थापक कौन है बच्चे डायनेस्टी के? तो वीर नरसिंह है। कौन है बच्चे? वीर नरसिंह तुलु हम लोगों को इस डायनेस्टी के संस्थापक देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें इस डायनेस्टी के सबसे महान शासक कौन हुए? ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य के महान शासक बच्चे तो कृष्णदेव राय। कौन देखने को मिलते हैं? कृष्णदेव राय हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? इस डायनेस्टी के, ठीक है, सबसे प्रतापी। और ये वीर नरसिंह तुलु के सबसे छोटे भाई देखने को मिलते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय कौन थे? वीर नरसिंह तुलु के छोटे भाई हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? तो छोटे भाई हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये महान शासक इन्हें कहा गया, क्यों कहा गया? तो सुनो, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों की एग्जाम का क्वेश्चन है कि बाबर ने किसे अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में, ठीक है, भारत का सबसे महान शासक बताया? तो कृष्णदेव राय को बताया था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करें। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर की क्या की थी? यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी बच्चे? तो विजयनगर ये आया था। कौन आया था? डोमिगो पायस। देखो बच्चों, अब तक 3 यात्री पढ़ लिए हैं। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय आया, ठीक है, अब्दुल रज्जाक सेकंड के समय आया, और अब डोमिगो पायस किसके समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को? तो कृष्णदेव राय के समय हम लोगों को ये आते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़े बच्चे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। सुनना बच्चों, कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध विद्वान जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, आप लोगों ने नाम सुना होगा तेनाली रामा का, वो इन 8 कवियों में आते थे बच्चे। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। किसका? ठीक है, गोल्डन एज, ठीक है, क्लासिक युग किसका बच्चे? तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है कौन सी भाषा का? तेलुगु का। ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? क्योंकि 8 प्रसिद्ध विद्वान रखे, ठीक है, कृष्णदेव राय ने, और उन्होंने तेलुगु भाषा में ही खूब सारा कंटेंट लिखा। 8 लोगों ने। कितने लोगों ने बच्चे? 8 लोगों ने। इसी कारण इस डायनेस्टी में कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन एज कहा जाता है तेलुगु लिटरेचर का। ठीक है बच्चे, ठीक है, उसके शासनकाल को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। यही मैंने आप लोगों को अभी बताया। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब आगे देखें। कृष्णदेव राय ने
तेलुगु में आमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम जैसे ग्रंथों की रचना की। ठीक है बच्चे, ये स्वयं भी विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता हम लोगों को देखने को मिलते हैं। विद्वानों में 8 प्रसिद्ध विद्वान रखे, ठीक है, और स्वयं भी विद्वान। ठीक है, तेलुगु भाषा में क्या लिख रहे हैं बच्चे, ये आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ लिख रहे हैं, और संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक इनके द्वारा क्या लिखा जा रहा है, तो ग्रंथ यहां पर लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चे, फिर बात करें पांडुरंग महामात्यम की रचना तेनाली रामा, ठीक है, तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेनाली रामा, ठीक है, किसके समय किसके दरबारी रहा करते थे, तो कृष्णदेव राय, और इनके द्वारा तेलुगु भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था बच्चे, तो पांडुरंग महामात्यम इनकी रचना हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नागलपुर नामक नए नगर इनके द्वारा बसाए गए, किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, हजारा का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर, विरूपक्ष मंदिर का इनके द्वारा क्या करवाया गया था बच्चे, तो इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। 3 चीज, एक नगर बसाया गया नागलपुर, इसके बाद विट्ठल स्वामी, हजारा और विरूपक्ष, इन 3 मंदिरों का निर्माण किसी के द्वारा करवाया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया बच्चे, तो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया। और यह आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ये फलाना मंदिर किसने बनवाया था, तो ये फलाना मंदिर किसने बनवाया था, इस टाइप से। अब देखो, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई 1529 में। कब मृत्यु देखने को मिलेगी बच्चे आप लोगों को, 1529 में आप लोगों को इनकी मृत्यु होती हुई दिखाई देगी। और ये जो डायनेस्टी रहेगी ना, अब 1529 के बाद ही हम लोगों को धीरे धीरे डिक्लाइन करती हुई दिखाई देगी। ये अंतिम और प्रथम महान शासक भी आप लोग इनको मान सकते हो, कृष्णदेव राय को, इस डायनेस्टी के अंदर। चले बच्चे आगे बढ़े। अब कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पिता आदि की उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि बच्चे इनकी, आंध्र भोज, ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह जैसी इनके द्वारा क्या धारण की गई थी बच्चे, तो उपाधियां धारण की गई थी। इनके बाद कोई शासक बना बच्चे, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने भतीजे को क्या कर दिया था, शासक बना दिया था, जिसका नाम था अच्युत देव राय। लेकिन हम लोगों को कृष्णदेव राय के एक प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं, राम राय। राम राय ने मौका पाते ही क्या किया कि जो कृष्णदेव राय के छोटे अल्पवयस्क पुत्र थे जिनका नाम था सदाशिव, ठीक है, राम राय ने क्या किया, अच्युत देव राय की हत्या की और गद्दी पे किसको बिठा दिया, कृष्णदेव राय के छोटे पुत्र सदाशिव राव को हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सदाशिव राय हम लोगों को शासक, और यही इस डायनेस्टी के अंतिम शासक भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, ये अंतिम शासक। और इसके संरक्षक कौन थे, सदाशिव राय के, क्योंकि छोटा सा बालक था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने इसको इसीलिए शासक नहीं बनाया था और अपने भतीजे को शासक बनाया था कि ये काफी छोटे थे। लेकिन इनके जो कृष्णदेव राय के और इनके दोनों के प्रधानमंत्री जो थे राम राय, ठीक है, उन्होंने अच्युत देव राय की हत्या करके सदाशिव राय को क्या कर दिया था, गद्दी पर बैठाया था। और सदाशिव राय के समय में ही हम लोगों को विजयनगर के अंदर एक भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, कब, 1565 में। कब देखने को मिलेगा बच्चे, इन्हीं के समय में, 1565 में। अभी आगे चल के बताऊंगा, आप लोग सिर्फ याद रखना, 1565 में, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे, तालीकोटा का युद्ध। और इसी युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य के पतन को क्या कर दिया बच्चे, स्पष्ट कर दिया। इसी के बाद धीरे धीरे डायनेस्टी क्या हो जाएगी, ये साम्राज्य क्या हो जाएगा बच्चे, हम लोगों को पतन की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देगा। चले बच्चे आगे बढ़े। अब आगे जो आ रहा है बच्चे आप लोगों के साथ में, अब हम लोग अरविडु वंश को देखेंगे। अरविडु वंश को हम लोग देखेंगे। यह इस विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है। अब देखो ये तिरुमल कौन है, मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया था राम राय। किसका जिक्र किया था बच्चे, राम राय। अब देखो जब तालीकोटा का युद्ध हुआ ना बच्चे, अभी तालीकोटा का युद्ध बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं, समझ रहे हैं आप लोग। सिर्फ अभी इतना याद रखो कि क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध हो। तालीकोटा के युद्ध में कौन कौन लड़े, राम राय जो कि प्रधानमंत्री थे किसके, सदाशिव राय के। तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम राय युद्ध करते हुए मारे गए। किससे मारे गए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, युद्ध करते हुए मारे गए। और जो राम राय थे ना बच्चे, उनके एक भाई थे जिनका नाम था तिरुमल। तिरुमल को कहा उन्होंने कि तुम सदाशिव राय को बीच युद्ध से लेके भाग निकलो। ठीक है, तो सदाशिव राय जो राय थे, इनको बीच युद्ध से ही बचा के तिरुमल कहाँ भाग निकले, तो यहाँ से वो भाग निकले। ठीक है, अब यहाँ से भाग निकले, लेकिन आगे चलकर तिरुमल ने, ठीक है, सदाशिव राय की क्या कर दी, हत्या कर दी। और तिरुमल ने अरविडु वंश की क्या की, स्थापना की। तो तिरुमल कौन थे, तो राम राय के भाई हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये स्थापना करेंगे। ठीक है, तिरुमल के बाद इसमें शासक बनेंगे बच्चे श्रीरंगा प्रथम, श्रीरंगा सेकंड, ठीक है, श्रीरंगा थर्ड। ठीक है, इस टाइप के शासक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 शासक होंगे। ठीक है,
और इस डायनेस्टी के अंतिम जो शासक होंगे रंगा थर्ड होंगे। ठीक है, कौन होंगे इस डायनेस्टी के? 3 शासक हैं, रंगा प्रथम, रंगा सेकंड और रंगा थर्ड। ठीक है, तो रंगा थर्ड इस डायनेस्टी के अंतिम शासक थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक अरविडु शासक वेंकट सेकंड के समय में ही, ठीक है, वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है बच्चे, मैसूर राज्य किसके द्वारा बनाया गया था? मैसूर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो वेंकट सेकंड एक शासक थे ना बच्चे इस डायनेस्टी में, उनके शासनकाल में एक वोडेयार करके एक व्यक्ति था जिसने 1612 में मैसूर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए, तो ये 4 डायनेस्टी हम लोगों को कंप्लीट होती है। अब हम लोग आने वाले हैं प्रशासन पे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रशासन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चे चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रशासन पे। किस पे चर्चा करने वाले हैं? प्रशासन। प्रशासन में हम लोग क्या क्या देखेंगे बच्चे? तो यहाँ का केंद्रीय प्रशासन, यहाँ के प्रांतीय प्रशासन, यहाँ का जिला, जिले को देखो केंद्र, प्रांत को यहाँ मंडल कहा जाता था, जिले को यहाँ कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था, तहसील को मेला ग्राम कहा जाता था, और ग्राम को ये लोग क्या कहते थे? उर कहते थे। क्या कहते थे बच्चे? ग्राम को उर, तहसील को मेला ग्राम, जिले को कोट्टम, वलनाडु, मंडलम। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जो प्रशासनिक ढांचा था विजयनगर साम्राज्य का वो कैसा था? तो ऐसे ऑप्शन बना लिए जाते हैं मंडल। ठीक है, मंडल ऑप्शन बना लिया जाता है। ठीक है, फिर ऑप्शन में डालता है वो वलनाडु। ठीक है, क्या डाल देता है? वलनाडु। वलनाडु के बाद मेला ग्राम लिख देता है वो मेला ग्राम। ठीक है, और फिर लिख देता है वो उर। ठीक है, ये तो सही हो गया, लेकिन वो इसे गलत बना लेता है फिर वो उर। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग। तो सही क्या होगा बच्चे? तो ये हम लोगों को इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक एक करके प्रशासन पे चर्चा करते हैं बच्चे हम लोग, एक एक करके। चलिए बात करें हम लोग विजयनगर कालीन सेना नायकों ने। ठीक है, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता। सेना नायक मतलब सेनापति। ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें सेना नायकों अर्थात सेनापति को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नायक के नाम से पुकारा जाता था। ये आप लोगों को मैं जब MCQ लगवाऊंगा ना बच्चों, ठीक है, CUT के लिए, तो उसमें मैं पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में सेनापतियों को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो बच्चे नायक कहकर पुकारा जाता था। क्या कहकर पुकारा जाता था बच्चे? तो नायक यहां पर कहा जाता था। ये वस्तुतः ये भू सामंत होते थे बच्चे। भू सामंत क्या होते थे? ठीक है, जिनको भूमि दी जाती थी और वहां से ये टैक्स वसूल के लाते थे, उन्हें ही भू सामंत कहा जाता था। ठीक है, वे वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ से रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देते थे, जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चे? अमरम कहलाता था। और जो राजा उनको भूमि का टुकड़ा देता था ना बच्चे भू सामंत को, तो वो भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था? आमरम कहलाता था। ठीक है बच्चे, और वो भू सामंत जो होता था वो सेनापति के रूप में भी काम करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। क्या था बच्चे? भू राजस्व, जो उपज का 1/6वां भाग था। कितना वसूल किया जाता था बच्चे? उपज का। ठीक है, भू राजस्व 1/6 यहाँ पर वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था बच्चे? तो 1/6 इसको वसूला जाता था। ठीक है, उबाली क्या है बच्चे? उबाली तो ग्राम में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को, ठीक है, भू धारण पद्धति को ही उबाली कहा जाता था। ठीक है बच्चे, गांव के अंदर विशेष सेवा, किसी ने कोई विशेष सेवा कर दी तो उसके बदले में जो राजा उसको लगान मुक्त जो भूमि देता था उसको उबली कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? ये सब छोटी छोटी टर्म आप लोगों की एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्या होंगी बच्चे? आप लोगों की एग्जाम में यहां से पूछी जाएंगी। रत कोडगे, क्या होता था रक्त कोडगे बच्चे? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था बच्चे? तो रक्त कोडगे कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? युद्ध में कोई व्यक्ति मारा गया बच्चे, ठीक है, और वो मरा ना तो उसके घर वालों को भूमि दी जाती थी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? रक्त कोडगे कहा जाता था। ठीक है, आगे कुट्टगी। कुट्टगी क्या है? तो ब्राह्मण, मंदिरों या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे दिया करते थे। क्या करते थे बच्चे? कोई ब्राह्मण है बच्चे, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा भूमि स्वामी है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, तो ये क्या करते थे? भूमि को पट्टे पे दे दिया करते थे। उसे ही क्या कहा जाता था बच्चे? कुट्टगी कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो कुट्टगी उसे कहा जाता था। चलिए आगे बात करें।
विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में कौन सी प्रथा प्रचलित थी बच्चे? तो दास प्रथा हम लोगों को प्रचलित देखने को मिलेगी। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेसबग यहां पर कहा जाता था। आप लोगों से ये टर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, मनुष्यों के क्रय विक्रय को विजयनगर साम्राज्य में किस नाम से पुकारा जाता था बच्चे? तो बेसबग के नाम से पुकारा जाता था। ये सब टर्म है बच्चे और एग्जाम में आती है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं आप लोगों को कि ये आप लोगों को रटना है। क्या करना है बच्चे? ये आप लोगों को यहां पर रटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन भी दिया जाता था। ठीक है बच्चे, मंदिरों में रहने वाली देवताओं की सेवा करने वालियों को ही या देव की सेवा करने वालियों को देवदासी कहा जाता था। इनको भी क्या मिलता था बच्चे? इनकी जीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा थी तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। ठीक है, अभी बहमनी राज्य पे चर्चा करेंगे क्या था क्या नहीं था। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी बच्चे? पेगोड़ा। हम लोगों को, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद ना रखें। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी अभी याद ना रखें। ठीक है, अभी इसको आप लोग देखो। विजयनगर की मुद्रा क्या थी बच्चे? तो पेगोड़ा। हम लोगों को, ये भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो पेगोड़ा के नाम से। और सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों को चेट्टी कहा जाता था। चेट्टी क्या कहा जाता था बच्चे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो व्यापारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो बच्चे उनको कहा जाता था चेट्टी। क्या कहा जाता था बच्चे? तो चेट्टी इन्हें कहा जाता था। चलें आगे बढ़े बच्चे। चलो अब आगे, अब अयंगर व्यवस्था क्या थी? अब किसको प्रशासन में अयंगर व्यवस्था देखें, क्योंकि प्रशासन ही हम लोग पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का। तो प्रशासन में अयंगर व्यवस्था क्या थी? ठीक है बच्चे, तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है बच्चे, प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया गया था? संगठित किया गया था। इन ग्राम इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की क्या की जाती थी बच्चे? नियुक्ति। कैसे बच्चे? 12 आप लोग देखोगे ना तो प्रशासनिक अधिकारी। कैसे बच्चे? 12 प्रशासनिक अधिकारी एक गांव में क्या किए जाते थे? नियुक्त किए जाते थे। क्या किए जाते थे बच्चे? नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, कहां पर? गांव के अंदर, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। इन 12 अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अयंगर। ये उस गांव का क्या देखते थे बच्चे? प्रशासन के अंदर, तो वहां की व्यवस्थाओं को देखते थे, यही कहलाते थे अयंगर। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन में मुगल भी होगा, दिल्ली भी होगी, समझ रहे, बहमनी होगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे ऑप्शन आप लोग याद रखें। अयंगर जो गांव के अंदर विजयनगर साम्राज्य में 12 लोग जो अपॉइंट किए जाते थे, वहां की व्यवस्थाओं को संचालित वो लोग करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था बच्चे? तो अयंगर कहा जाता था। चलिए आगे बढ़े। आगे, ये आवेतनिक होते थे। क्या होते थे बच्चे? ये आवेतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। क्या करती थी बच्चे? ये आवेतनिक होते थे। ठीक है, इनकी सेवा के बदले क्या दी जाती थी बच्चे? इनको भूमि प्रदान की जाती थी, वो भी कर मुक्त। उस पर टैक्स नहीं लगता था। समझ आए बच्चे? तो ये अधिकारियों की कहानी थी। चलो, इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। समझ रहे हैं आप लोग बच्चे? ये जो 12 अधिकारी होते थे, इनका पद अनुवांशिक, मतलब आगे चल के इनका बेटा ही वहां का क्या बनता था? प्रशासनिक अधिकारी बनता था। ये उस पद को किसी को भी बेच सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे। ठीक है बच्चे, चलिए। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। तो ये अयंगर व्यवस्था थी बच्चे। कोई भी ग्राम स्तर पर ना तो अपनी संपत्ति इनकी बिना इजाजत के बेच सकता था या खरीद सकता था। इतनी इनको क्या दे रखी थी? विजयनगर शासकों ने पावर दे रखी थी इन 12 अधिकारियों को इस अयंगर व्यवस्था के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब व्यापार पे चर्चा कर लें। किस पे चर्चा कर लें बच्चे? व्यापार पे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। तो देखो, विजयनगर में गर्म मसाले, कपड़े, रत्नों का क्या होता था बच्चे? व्यापार होता था। व्यापार ही साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, वहां के लोग धनवान होते थे और बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना उन्हें पसंद था। ठीक है, युद्ध के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े अरब से आयात किए जाते थे और घोड़ों के व्यापारियों को कुदी राई चेट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घोड़ों के जो व्यापारी होते थे उसे क्या कहा जाता था बच्चे? तो उसे कहा जाता था कुदी राई चेट्टी, उसे यहां पर कहा जाता था। ठीक है,
यहाँ के व्यापारिक स्थिति को देखकर पुर्तगाली यहाँ आकर बसने लगे और व्यापार में अपनी भूमिका निभाने लगे। ठीक है बच्चे, इस यहाँ की जो व्यापारिक समृद्धि थी इसी को देख के पुर्तगाली भी विजयनगर की ओर क्या हुए, आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली, ठीक है, अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण था। समझ रहे हैं बच्चे, यहाँ घोड़ों का वर्चस्व काफी बड़ा, ठीक है, युद्ध में घोड़ों का प्रयोग, इसी कारण घोड़ों का आयात या व्यापार हम लोगों को तेजी से इस काल में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसी लाइन का यही हम लोगों को अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब व्यापार में, यहाँ व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदिराई, चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, लोग भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। ठीक है, एक्सचेंज में क्या करते थे बच्चे, या खरीद फरोख्त में लोग भी यहाँ क्या करते थे, तो भाग लेते थे। 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो महाद्वीप के, ठीक है, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। ठीक है बच्चे, 1498 में ही, ठीक है, कुछ लोग और आए। कौन आए बच्चे, पुर्तगाली। जैसे वास्को डी गामा की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, वास्को डी गामा की बात करें। वास्को डी गामा आया बच्चे। धीरे धीरे कई सारे पुर्तगाली हम लोगों को भारत में लगातार आने वाले 5-7 साल में लगातार देखने को मिले, 1505 तक। ठीक है, और यहाँ का हम लोगों को सामरिक केंद्र यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलो, उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग से उन्होंने इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में क्या की थी, सहायता की थी। ठीक है बच्चे, ये हम लोगों की बात हुई यहाँ के व्यापार पर। अब आगे बढ़ के देखें हम लोग, अब विजयनगर की जल आपूर्ति, कहाँ की बात करें बच्चे हम लोग, विजयनगर साम्राज्य जो था, यहाँ की जल आपूर्ति हम लोगों को कहाँ से होती हुई दिखाई देती है, कहाँ की बच्चे, जल आपूर्ति। तो सुनना, विजयनगर में 2 नदियाँ बहती थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक कृष्णा और एक तुंगभद्रा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कृष्णा और तुंगभद्रा, इन 2 नदियों के बीच में ही हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जल आपूर्ति पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा यहाँ की 2 नदियाँ थी। कृष्णदेव राय ने इन नदियों पर बांध बनवाया। ठीक है, और इन नदियों से विजयनगर की जल आपूर्ति की क्या की थी बच्चे, व्यवस्था भी की थी। इस जलाशय को आप लोग देख पा रहे होंगे, इस जलाशय को क्या कर रहे होंगे बच्चे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस जलाशय को ही कमलपुरम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, कमलापुरम भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो इस जलाशय की विशेषता क्या है, इस जलाशय की विशेषता देखें तो इस जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। ठीक है, इस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों को सींचा जाता था। क्या किया जाता था बच्चे, इससे यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को सींचा जाता था। इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। ठीक है, एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र के नाम, ठीक है, वहां तक भी इसको क्या किया गया था बच्चे, तो ले जाया गया था। चलो आगे बात करें इसमें। ठीक है, अब बात करें किले, बंदियां तथा सड़कें। अब किसकी बात करें, जलाशय के बाद या जल आपूर्ति के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं किले, बंदियां तथा सड़कें। ठीक है, चलो, 15वीं शताब्दी की दीवारों पर नजर डालें ना, तो ऐसा लगता है कि उनसे इन्हें घेरा गया था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुर रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित था। उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों के, ठीक है, उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों के उल्लेख किया है। ठीक है, उसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। किससे घेरा गया था, तो आप लोगों की यहाँ की किलेबंदी से। ठीक है, सबसे बाहरी दीवार पर शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आपस में जोड़ती थी। यहाँ विशाल राजगीर पहाड़ियां तथा इनकी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप लोग इसको देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या कर पा रहे होंगे बच्चे, इसको देख भी पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करें तो ये आप लोग यहाँ का क्या देख पा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ की किलेबंदी आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ की किलेबंदी आप लोगों को सड़कें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे, ठीक है, यहाँ पर गारा जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, गारा जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में, ठीक है, प्रयोग नहीं किया गया था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें खेतों को भी घेरा गया था। आप लोग यहाँ पर पीछे देख सकते हैं। ठीक है, इस किलेबंदी में आसपास आप लोगों को खेतों को भी यहाँ पर क्या किया गया था, घेरा गया था। ठीक है,
खेतों को भी इसमें घेरा गया था। कृषि क्षेत्रों की किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? ठीक है, अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियां का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। यह घेराबंदियां कई महीनों और यहां तक कि वर्षों तक, ठीक है, हो सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे और विजयनगर शासकों ने पूरे कृषि भाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और नीति को क्या किया था? अपनाया था। बच्चे इस लाइन में एक कहना चाह रहा है कि विजयनगर शासकों ने अपने किले के अंदर, ठीक है, एक बड़े भूभाग पे कृषि की व्यवस्था क्यों की होगी? तो इसका सीधा सा कारण यह था कि जब शत्रु कोई आक्रमण करता था, जब घेरा डालता था, ठीक है, तो वो लंबे समय तक घेरा डाल के रखते थे, 6-7 महीने तक। और वो कब तक घेरा डाल के रखते? जब तक वो अन्न खत्म ना हो जाए। तो बच्चों ये राजा जो होते थे ना, उस चीज को लेके चलते थे कि जब हम पे कोई आक्रमण कर देगा, क्या कर देगा? हम पे कोई आक्रमण कर देगा और उस समय हमारे जो संसाधन है वो समाप्त होने लगेंगे, तो इस स्थिति में हम किले के अंदर ही क्या कर सकेंगे? अनाज उगाकर खा सकेंगे। ठीक है, इस लाइन का तात्पर्य यही था जो मैंने आप लोगों को यहां पर इसमें पढ़ के सुनाया है। क्या किया बच्चे? मैंने आप लोगों को, ठीक है, पढ़ के यहां पर सुनाया था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़े। अब आगे देखें हम लोग। अब दूसरी की बात करें। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी शासकीय केंद्र यहां पर घेरा गया था। ठीक है बच्चे, तो ये बात हुई हम लोगों की किलेबंदी, ठीक है, और सड़कों की। अब आगे बात करें गोपुरम एवं मंडप। ठीक है, गोपुरम एवं मंडप, क्या गोपुरम किसे कहा जाता है बच्चे? तो प्रवेश द्वार को कहा जाता है, और मंडप जहां पर देवता को क्या किया जाता है बच्चे? स्थापित किया जाता है, उसको मंडप कहा जाता है। ठीक है, देखो मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक ये तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता में शामिल है। ठीक है, इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बच्चे? राय गोपुरम है, अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे। इनमें विशाल, ठीक है, इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचना गोपुरम को दर्शाती है। जो राजकीय प्रवेश द्वार वो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत करते हैं और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का क्या करते हैं? संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? लंबी दूरी से ही। ठीक है, तो यहाँ बच्चे इस पैरा का अर्थ यही कह रहा है वो कि जो मंदिर होते थे इनका प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? राय गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, और इसी में हम लोगों को मंडप भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बात करें हम लोग। अब गोपुरम एवं मंडप में आगे देखें तो अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों ने मंडप तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारों जो अक्सर मंदिर परिसरों में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे भी सम्मिलित हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बच्चों ये आप लोग यहाँ पर एक मंदिर देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों को विरूपक्ष का मंदिर देखने को मिल रहा है। कौन सा मंदिर देखने को मिल रहा है बच्चे? विरूपक्ष। यहाँ आप लोग देखोगे ना, विरूपक्ष के मंदिर में ये आप लोगों को प्रवेश द्वार देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चे, ये क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? तो ये आप लोगों को प्रवेश द्वार देखने को मिला। इस प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? गोपुरम कहा जाता था, जो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा। ठीक है, मंडप क्या होता था? मंडप उसे कहा जाएगा जहां पर देवता स्थापित किए गए थे। क्या किए गए थे बच्चे? जहां देवता अंदर स्थापित किए जाते थे। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? उसे मंडप कहा जाता था। तो ये मंदिर कौन सा बच्चे? हम लोगों का विरूपक्ष का मंदिर है। ये आप लोगों के विरूपक्ष के मंदिर पे अब हम लोगों को चर्चा करना है। देखिए, विरूपक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, हम्पी बाजार के 10 किलोमीटर केंद्र में यह मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, हम्पी से 10 किलोमीटर दूर हम लोगों को यह देखने को मिलता है। यहां आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कृष्णदेव राय के काल में थे। ठीक है, यह मंदिर आज भी वैसा ही हम लोगों को दिखाई देता है बच्चे, जैसा कि कृष्णदेव राय के समय में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ के पत्थर ग्रेनाइट के थे। ठीक है, मंदिर की दीवार पर नृत्य करने, युद्ध, शिकार करने जैसे चित्र हम लोगों को बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमें अनेक कहानियां भी यहाँ पर बताते हैं। ठीक है बच्चे, जो मंदिर देख रहे हैं आप लोग, इसका ये परिसर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा मंदिर है। ठीक है, ये यही कि हम लोगों को कहानी पत्थर ग्रेनाइट के देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब अगला मंदिर आ रहा है विट्ठल स्वामी का मंदिर। कौन सा मंदिर आ रहा है बच्चे? तो ये विट्ठल स्वामी का मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब विट्ठल स्वामी का मंदिर है बच्चे ये। ठीक है, तो यहाँ एक सुदृढ़ मतलब मजबूत और दर्शनीय मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ दीवार के नीचे से ऊपर तक तांबे के पात्र से बने हुए थे। ठीक है, मंदिर की छत पर जानवरों की मूर्ति बनी हुई थी।
ठीक है, किसकी मंदिर की छत पर किसकी मूर्ति बनी है बच्चे? तो जानवरों की क्या बनाई गई यहाँ पर? तो मूर्तियां स्थापित की गई थी। ठीक है, मंदिर के अंदर 2500 से 3000 जले हुए दीपक मिले हैं। ठीक है, यहाँ के पत्थरों पर स्त्री, कोमल फूल, जानवरों के चित्र भी हम लोगों को यहाँ पर नक्काशी की गई है। यहाँ के आंगन में सूर्य देवता के ग्रेनाइट के रथ भी हम लोगों को बने मिले हैं। क्या मिले हैं? तो सूर्य देवता के, ठीक है, ग्रेनाइट के रथ हम लोगों को बने मिले हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, सूर्य देवता के ग्रेनाइट के रथ आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को, ये इसका जो विट्ठल स्वामी का मंदिर है ना बच्चे, ये विट्ठल स्वामी मंदिर के ये बाहर की संरचना है और अंदर की संरचना आप लोगों को ये देखने को मिलती है। ठीक है, अंदर से ये ऐसा है और ये बाहर से हम लोगों को ऐसा का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को विट्ठल स्वामी का मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसा मंदिर देखने को मिलता है बच्चे? तो ये विट्ठल स्वामी का हम लोगों को ये मंदिर देखने को मिलता है। चले बच्चे आगे बढ़े, अब आगे चर्चा करते हैं। अब विट्ठल मंदिर में और आगे देखें। ठीक है, इसी को डिटेल में, ठीक है, जिनके पहिए आज भी घूमते हैं, परंतु सरकार ने इसको घुमाने पर क्या कर दिया? बैन रखा है और यहाँ पर विष्णु की पूजा की जाती है। आप लोग देख सकते हो कि जो मंदिर के जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं पहिए, ठीक है, ये आज भी घूम सकते हैं, लेकिन सरकार ने इन पहियों को घुमाने में क्या कर दिया बच्चे? तो प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया बच्चे इसको? तो यहाँ पर सरकार ने उस पर, यहाँ पर और किसकी पूजा की जाती है? विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसका शिखर की बात करें तो मंदिरों का सबसे ऊपरी या बहुत ऊंची छत को शिखर कहा जाता है। आमतौर पर यह मंदिरों के अंगुतु को द्वारा उचित दूरी से देखा जा सकता है। शिखर के नीचे हम मुख्य भगवान या देवी की मूर्ति भी यहाँ पर पाते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात हुई हम लोगों के शिखर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब गर्भगृह मतलब गर्भगृह किसे कहा जाता है बच्चे? जहां पर जो देवी देवता को, जो जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है, जहां आप मंदिर जाते हो, जहां देवी देवताओं को बिठाया जाता है ना, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर की कहानी देखें गर्भगृह की, तो यह मंदिर के एक केंद्रीय स्थान पर स्थित मुख्य कमरे का एक केंद्रीय बिंदु है। आमतौर पर प्रत्येक भक्त अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सम्मान और भक्ति की भावनाओं का भुगतान करने के लिए इस कमरे के गेट के पास जाता है। मतलब यहाँ जब भक्त जाता है ना बच्चे, तो यहाँ कौन है बच्चे? तो यहाँ देवी या देवता हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो सभागार। ठीक है, मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए भी रखी जाती थी। क्या सभागार नामी सभागार है। हर मंदिर में सभागार होता था जहाँ पे नृत्य, संगीत जैसी गतिविधियां हम लोगों को चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो विट्ठल स्वामी मंदिर में भी यही कहानी है। ठीक है, चलिए अब सभागारों में आगे बढ़ देखें हम लोग। अन्य सभी सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने, कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था बच्चे। वे घोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये विट्ठल स्वामी मंदिर के सभागारों की कहानी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब विजयनगर के बारे में हम लोग देखें ना, तो निरंतर हम लोगों को विजयनगर के बारे में शोध देखने को मिलता है, रिसर्च इसकी लगातार हम लोगों को देखने को मिलती है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो विजयनगर के बारे में निरंतर शोध हो रहे हैं। इमारतें जो जीवित रहती हैं, ठीक है, वे सामग्रियों, तकनीकों, बिल्डरों या संरक्षकों और विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में विचार व्यक्त करती हैं। इस प्रकार हम साहित्यिक शिलालेख और लोकप्रिय परंपराओं से जानकारी को क्या करते हैं बच्चे? जोड़ते हैं। ठीक है, निरंतर इसके बारे में हम लोगों को जानकारी या शोध हम लोगों को होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर बात करें आगे। लेकिन वास्तुशिल्प सुविधाओं की जांच हमें उन जगहों के बारे में नहीं बताती जहां हम आम लोग रहते हैं। ठीक है, राजमिस्त्री, पत्थरबाज, मूर्तिकारों को किस तरह की मजदूरी मिलती है, भवन निर्माण सामग्री कैसी पहुंचाई गई है और कितने अन्य प्रश्न भी हम लोगों को, ठीक है, निरंतर शोध में हम लोगों के सामने आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे बात थी हम लोगों की। ठीक है, इसके शोध को लेकर अब बात करें सबसे अंत में, सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का है बच्चे, कि जो विजयनगर साम्राज्य था ना, कौन था बच्चे? कि जो विजयनगर साम्राज्य था, इसका अंत कैसे हुआ या इसका पतन कैसे हुआ, इसकी हम लोग बात करें। पतन के कारण हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के। इसी टॉपिक के साथ हम लोगों का विजयनगर साम्राज्य एक ही वन शॉट में क्या हो जाएगा बच्चे? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे?
समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोगों को खूब सारा अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिला भी होगा। चलिए बात करें बच्चे विजयनगर साम्राज्य के या विजयनगर के पतन के कारण क्या रहे। तो पहला तो हम लोगों को कारण देखने को मिलेगा बच्चे पड़ोसी राज्यों से इनकी शत्रुता। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से शत्रुता कैसी अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला कारण क्या देखने को मिलता है, पड़ोसी राज्यों से इनकी शत्रुता। पड़ोसी राज्य कौन थे बच्चे, तो बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के अंदर भी जो 4 राज्य थे, कौन, बीजापुर, बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर, इन चारों से इनकी कहीं ना कहीं विजयनगर शासकों की क्या होना, शत्रुता होना। निरंकुश शासक का होना, किसका शासक का होना, जैसे सदाशिव राय, राम राय जैसे शासकों का होना। निरंकुश, जनता पर अंकुश लगाने वाले। ठीक है, अयोग्य उत्तराधिकारी, कैसे बच्चे, अयोग्य, आप लोग देखोगे ना तो अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना। आप लोग देखोगे कृष्णदेव राय के बाद सारे हम लोगों को इस डायनेस्टी में अयोग्य शासक देखने को मिलते हैं। कैसे शासक देखने को मिलते हैं बच्चे, हम लोगों को अयोग्य शासक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इन अयोग्य शासकों के कारण ही हम लोगों को इस डायनेस्टी का क्या होता हुआ दिखाई देता है, पतन। आप लोग देखो अच्युत देव राय, सदाशिव राय, उसके बाद अरविडू में आप लोग देखो तिरुमल, श्रीरंगा, सब अयोग्य थे। योग्य होते तो वो फिर से कृष्णदेव राय जैसा यश प्राप्त करते, महान बनते और डायनेस्टी को क्या करते, आगे बढ़ाते। ठीक है, उड़ीसा के बीजापुर के आक्रमण, ठीक है, उड़ीसा के बीजपुर के आक्रमण, ठीक है बच्चे, उड़ीसा के शासकों ने भी खूब आक्रमण किए, जिससे भी क्या हुआ, इन डायनेस्टी का पतन हुआ। गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान भी इसके पतन का कारण बना। और सबसे मेन तालीकोटा का युद्ध तथा विजयनगर साम्राज्य का क्या होना, अंत होना। इसी पे अब हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तालीकोटा के युद्ध ने भी इस डायनेस्टी का क्या कर दिया बच्चे, तो पतन कर दिया। तो ये आप 6 ही कारण देख रहे हैं ना बच्चे, ये 6 ही इस डायनेस्टी के पतन के कारण हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे चल के बात करें बच्चे, ठीक है, आगे चल के तो तालीकोटा का युद्ध तथा विजयनगर साम्राज्य का अंत। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस डायनेस्टी का क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। सिर्फ आप लोग बने रहें, अच्छे से इसको समझ लें। ठीक है, किस प्रकार से इस डायनेस्टी का अंत हुआ है बच्चे। ठीक है, चलो तो बात करें तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध और विजयनगर साम्राज्य का अंत। बच्चे तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ठीक है, यह युद्ध हुआ किस किस के बीच में बच्चे, तो विजयनगर, एक तरफ कौन था बच्चे, विजयनगर था। अब आप लोग यहाँ पर मैप में देखोगे, कहाँ देखोगे बच्चे, मैप में ये देखोगे ना आप लोग, विजयनगर साम्राज्य, ये कौन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य था। ये पूरा क्या था बच्चे, तो ये आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलेगा। और यहाँ देखोगे ना आप लोग, ये पूरा बच्चे, ये आप लोगों को पूरा ये देखने को मिलेगा कौन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बहमनी साम्राज्य। ठीक है बच्चे, कौन देखने को मिलेगा, यहाँ आप लोगों को कौन देखने को मिल रहा है, तो ये आप लोगों को बहमनी साम्राज्य देखने को मिल रहा है बच्चे। और ये आप लोगों को कौन देखने को मिल रहा है, अच्छे से समझना बच्चे हैं, ये आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य। ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, ये आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य और ये आप लोगों को बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में अहमदनगर इनका एक राज्य था, बीजापुर एक राज्य था, ठीक है, गोलकुंडा एक राज्य था, बीदर एक राज्य था, एक गुलबर्गा इनका खुद, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों राज्य जो कि एक दूसरे के पड़ोसी थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई की जड़ क्या थी। किसकी बात करें बच्चे हम लोग, कि इन दोनों के बीच में लड़ाई की जड़ क्या थी। तो बच्चे लड़ाई की जो जड़ देखने को मिलती है ना, कारण देखने को मिलता है, इन दोनों राज्यों के अंदर जो लड़ाई का कारण था ना, ये क्षेत्र था। ये क्षेत्र दिख रहा है बच्चे, रायचूर। ठीक है, कौन सा क्षेत्र बच्चे, ये रायचूर क्षेत्र था। अब ये रायचूर क्षेत्र की कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोग बताऊंगा, क्योंकि पता होना चाहिए बच्चे। जो रायचूर क्षेत्र था ना, ये पहले किसके पास था, ये बीजापुर मतलब बहमनी राज्य के अधीन आता था। किसके अधीन आता था बच्चे, ये इनके पास था। लेकिन कृष्णदेव राय जो शासक थे ना, अभी हम लोगों ने जो पीछे देखे, कृष्णदेव राय ने इन बहमनी शासकों से इस रायचूर क्षेत्र को क्या कर लिया था, छीन लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था, विजयनगर में। अब ये जो बहमनी साम्राज्य टूटा, ये सब अलग अलग राज्य बन गया। ये बीजापुर बन गया, अहमदनगर बन गया, ये बिदर बन गया, ये गोलकुंडा बन गया। जब ये बहमनी साम्राज्य टूटा, ये सब राज्य अलग अलग हो गए ना, तो बीजापुर के एक शासक थे बच्चे, बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम था अली आदिल शाह। बीजापुर के शासक कौन थे बच्चे, अली आदिल शाह। ठीक है, अली आदिल शाह। अब अली आदिल शाह है ना बच्चे, ये अली आदिल शाह कब शासक है, 1565 में बीजापुर के शासक हैं। इन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, कहां, विजयनगर। और इस समय विजयनगर में शासक कौन है, याद करो, पीछे बताया था मैंने, सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राय। ठीक है बच्चे, और इनके प्रधानमंत्री कौन थे, इनके प्रधानमंत्री कौन थे बच्चे, प्रधानमंत्री हम लोगों को देखने को मिलते हैं राम राय। ठीक है, राम राय पीछे बताया था मैंने, आप लोगों को हिंट दी थी।
ठीक है, यहां की कहानी है। अब यहां अयोग्य शासक बैठा था विजयनगर में सदाशिव राय, और उसका प्रधानमंत्री कौन थे? राम राय थे। कौन थे? राम राय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखो इधर अली आदिल शाह ने देखा कि इधर तो अयोग्य व्यक्ति हैं, इनको एक चिट्ठी लिखो और मांग लो कि भैया जो रायचूर क्षेत्र था हमारे पास था पहले और कृष्णदेव राय ने छीन लिया था, इसे वापस लौटा दो। कौन बोल रहा है ऐसा? अली आदिल शाह। राम राय जो कि प्रधानमंत्री थे सदाशिव राय के, और सदाशिव राय तो बच्चे थे, मैंने बच्चे बताया था। राम राय ने अली आदिल शाह बीजापुर के शासक को साफ तौर पे मना कर दिया रायचूर क्षेत्र देने से। कौन सा क्षेत्र देने से मना कर दिया बच्चे? तो इस रायचूर क्षेत्र को देने से सख्त तौर पे क्या कर दिया? मना कर दिया कि ये हम नहीं देंगे। जब राम राय ने मना किया ना अली आदिल शाह को, तो अली आदिल शाह ने जितनी भी बहमनी सल्तनतें थी, जो बहमनी राज्य से अलग हो चुकी थी, कौन? अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, तीनों को चिट्ठी लिखी आदिल शाह ने कि भैया मेरा सहयोग करो, मुझे विजयनगर से क्या करना है? युद्ध करना है। और समझौता कर लिया इन लोगों ने, चारों ने आपस में समझौता कर लिया कि हम आक्रमण करेंगे संयुक्त मिलके सब, और जीत गए ना तो वहां का सारी प्रॉपर्टी को आधी आधी बांट लेंगे। अब हुआ भी यही। अली आदिल शाह के नेतृत्व में अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन चारों की संयुक्त सेना ने मिलकर 1565 में, कब की बात है बच्चे? 1565 में कहां आक्रमण कर दिया? विजयनगर पे। और विजयनगर पर जब आक्रमण किया ना, इसको पूरा बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? पूरा विजयनगर को नष्ट कर दिया। एक इतिहासकार है सेवल, ठीक है, द फॉरगटन एम्पायर के अंदर, वो लाइव देख रहा है, खुद यही था सेवल। द फॉरगटन एम्पायर उसकी किताब है। क्या लिख रहा है वो? कि इतना भयंकर युद्ध मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। पूरा विजयनगर साम्राज्य को उजाड़ दिया इन बेहमनी ताकतों ने। राम राय बीच युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, राम राय ने अपने भाई तिरुमल को कहा कि सदाशिव राय को लेकर इस युद्ध से भाग निकलो। ठीक है, वो तिरुमली फिर आगे चलकर वो अरविडू वंश की स्थापना करते हैं, हम लोगों ने देखा था। तो बच्चों, इस युद्ध ने, सिर्फ इस क्षेत्र की लड़ाई ने एक बड़ी डायनेस्टी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यह युद्ध समझ में आया बच्चों? ये अब डायनेस्टी सिर्फ नाम मात्र की बचेगी। कैसी बचेगी बच्चे? सिर्फ नाम मात्र की ये डायनेस्टी बची। खूब क्वेश्चन आते हैं बच्चे यहां से, समझ पा रहे हैं? ये खूब सारे क्वेश्चन, अब क्या बताऊं आप लोगों को कितनी बार यहां से, तो सीयूटी में इस युद्ध से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सुनना, इतिहास में इसे किन किन नामों से जाना जाता है इस युद्ध को? देखो तालीकोटा, तो ये तालीकोटा नामक जगह पर लड़ा गया था, लेकिन इसे राक्षसी तांगड़ी अर्थात बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो नामों से, और कौन से बच्चे? राक्षसी तांगड़ी और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये कहानी थी हम लोगों की इसकी। अब आगे चल के बात करें हम लोग इसमें, ठीक है, कि जो तालीकोटा के युद्ध थे उसमें विजयनगर की हार के कारण क्या थे? ठीक है, हार के कारण देख ले, जनरली मैंने आप लोगों को बताई दिए, फिर भी एक बार हम लोग इसको डबल से पढ़ लेते तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो विजयनगर का बढ़ता हस्तक्षेप, ठीक है, कैसा हस्तक्षेप बच्चे? तो विजयनगर अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा था, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। आप लोग देख भी पा रहे होंगे जो मुस्लिम राज्य थे, कौन कौन से मुस्लिम राज्य थे बच्चे? तो विजयनगर एक यहाँ, और ये सब मुस्लिम राज्य थे, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो बीदापुर हो, चाहे वो गोलकुंडा हो। ठीक है, इसमें लगातार हस्तक्षेप इनका बढ़ता जा रहा था। इसके कारण भी वो लोग एकजुट हुए और इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। अहमदनगर के साथ इनका दुर्व्यवहार, युद्ध में विजयनगर ने अहमदनगर की महिलाओं के साथ, ठीक है, काफी गंदा व्यवहार किया था। ठीक है, चलिए राम राय की नीति। राम राय कौन थे? आप सब जानते हैं, सदाशिव जो राय थे, ठीक है, शासक, उनके ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राम राय मुस्लिम सुल्तानों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई ताकत दक्षिण में उनका मुकाबला ना कर सके, परंतु सभी मुस्लिम राज्य संगठित होकर विजयनगर को भी हरा दिए। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ कारण थे। अब परिणाम क्या हुए बच्चे इस युद्ध के? तो परिणाम देख लो। ठीक है, अब देखो परिणाम, 4 परिणाम लिखे हैं। विजयनगर के लाखों सैनिक मारे गए, काफी धन यहां पे लूटा गया, ये मैंने आप लोगों को बताया भी। इसमें विजयनगर कुछ वर्षों में ही पतन की ओर चला गया। ठीक है, चलो आप लोग देखो ना, 1565 में युद्ध हुआ, 1570 तक जाते जाते ये डायनेस्टी क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, तो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गई। युद्ध के बाद इसका केंद्र दक्षिण से पूर्व की ओर चला गया। ठीक है, विजयनगर के लिए दक्षिण में मुस्लिम शक्ति हमेशा के लिए सरदर्द बनी रही। तो बच्चों,
ये बात हम लोगों की थी विजयनगर साम्राज्य की। किसकी बात थी बच्चे? विजयनगर साम्राज्य की हम लोगों को ये कहानी देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को जो मैं ये लेक्चर लेकर आया था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, पूरा वन शॉट में आप लोगों को मैंने क्या कर दिया है, इसको समाप्त किया है। आप लोगों का काम सिर्फ बच इतना है कि इस पूरे वन शॉट को आप लोग क्या देखें, बार बार पूरा देखें और 1-2 बार देख लें। फिर मैं आप लोगों के बीच में MCQ लेकर आऊंगा और MCQ को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लगाना है। एक बार वादा कर रहा हूं कि इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, आप खुद जब CUT का पेपर देखकर आओगे उसके बाद कहोगे कि हाँ सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वन शॉट में।